बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। मुल्क के अंदर बार बार ये बात की गई और खुशखबरी सुनाई गई, IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया है और जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था IMF के साथ वो हो रहा है। IMF की तरफ से हमें किस्त मिल रही है और वो कर्ज़ा जो IMF ने पाकिस्तान को देना था उसके मिलने की खुशखबरी बखूबी सुनाई हुकूमत ने पूरी आवाम को, और बार बार ये खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो आपको, कर्ज़े की किस्त मिलने लगी है और इस मुल्क के अंदर जो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा है, खुदा न खास्ता ऐसी जो कोई ख़दशात थे वो अब टल जाएंगे। IMF के साथ पाकिस्तान का ये मुआहदा। और अगर आज की मैं ताज़ा ख़बर आपको बताऊँ तो IMF के साथ जो आलमी मालियाती फ़ंड IMF है, इसके साथ लेटर ऑफ़ इंटेंट यानी इजहार आमादगी का जो ख़त है उसकी कॉपी भिजवा दी गई है और आइंदा कुछ 3 से 4 रोज़ के अंदर कहा जा रहा है कि 1.1 बिलियन डॉलर यानी $1 अरब की जो किस्त है वो पाकिस्तान को मौसूल होने का इम्कान है। लेटर ऑफ इंटेंट शेयर किया गया है और अब ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक के और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के सिग्नेचर्स मौजूद थे और उनके साइन होने के बाद ही लेटर ऑफ़ इंटेंट शेयर किया गया और उसकी कॉपी भिजवाई गई है। यकीन दहानी करा दी गई है तमाम दोस्त ममालिक को भी और कह दिया गया है उन्हें कि अब हमारा ये IMF के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। IMF की तमाम तर शराइत पूरी कर दी गई हैं। ये एक वो कहानी है जो गुज़िश्ता कई माह से हमें हमारे वज़ीर आज़म साहब और इसहाक़ डार साहब बार बार सुनाते रहे, बार बार यही बात कहते रहे कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और अब जल्द ही हमारा मुआहदा IMF के साथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब आकर ये मुआहदा हो गया है। 30 जून तारीख़ थी एक्सपायर होने की इस कॉन्ट्रैक्ट की। यानी अगर देखा जाए तसलसल को तो जो 9th रिव्यू था IMF का 25 अक्टूबर से आज तक पेंडिंग रहा, यानी 25 अक्टूबर से लेकर 30 जून वाज द डेडलाइन, तब तक पेंडिंग रहा। और इसहाक़ डार साहब कभी कहते रहे आई डोंट केयर, कभी कहते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, IMF हमें पैसे दे या ना दे, कभी कुछ कहानी तो कभी कुछ कहानी। इन दी एंड पाकिस्तानी मईशत का ऐसा बुरा हाल कर दिया तजर्बाकार लोगों ने, ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर इकॉनमी के साथ कर दी गई, आवाम को बदहाली का शिकार कर दिया गया। अगर यही सब कुछ आपने आज करना था तो क्यों IMF का ये 9th रिव्यू अपने टाइम पर नहीं हो सकता था? क्यों आवाम को रिलीफ़ नहीं दिया जा सकता था? आज जितनी महंगाई की जा रही है, आज जिस तरह से इंपोर्ट्स को रोका गया था और आज यकीन दहानी कराई जा रही है कि हम हर तरह से जो पाकिस्तान में तमाम इंपोर्ट्स हैं यानी गैर मुल्की ज़र मुबादला बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई जा रही है और तिजारत पर पाबंदियाँ जो ख़त्म करने की यकीन दहानी भी कराई जा रही है। यानी अगर पाकिस्तान की मैं अगर बात करूँ, थोड़ी सी तफसील आपसे बयान करूँ तो पाकिस्तान ने IMF को जो लेटर ऑफ़ इंटेंट की कॉपी भिजवाई है, इसमें 3-4 मेन पॉइंट्स की जो है यकीन दहानी कराई गई है। इसमें ये कहा गया है कि 9 माह तक कोई एमनेस्टी स्कीम ना देने की यकीन दहानी कराई गई है। अच्छी बात है, एमनेस्टी स्कीम शायद गरीब लोगों के लिए तो होती नहीं है। यहाँ पे गरीब आवाम को तो शायद एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा कोई नहीं होता, बल्कि तमाम माफियाज़ कह लें आप, आपके मुल्क के तमाम बड़े ताजिर, बड़े यहाँ पे बैठे बैठे जितने भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, शायद उनको फ़ायदा होता है एमनेस्टी स्कीम का। गरीब आदमी को एमनेस्टी से कोई फ़ायदा नहीं होता। 9 माह तक कोई एमनेस्टी स्कीम ना देने की यकीन दहानी कराई गई है। तिजारत पर पाबंदियाँ, जो काफ़ी अरसे से तिजारत पर पाबंदियाँ लगाई गई थी और हज़ारों कंटेनर्स पोर्ट्स पर स्टक थे। यहाँ पे हर किस्म की इंपोर्ट रोक दी गई थी। लोगों का रॉ मटेरियल हो, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री आपकी जो चलती ही इंपोर्ट के सर पे थी, वो रुक गई, बंद हो गई। अब यकीन दहानी कराई गई है कि तिजारत पर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। कर्ज़ देने वाले तमाम दोस्त ममालिक को यकीन दहानी कराई गई है कि ये मुआहदा तय पा जाएगा, इस पर अमल दरामद होगा। साथ ही गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई। वो जो फ़ॉरेन एक्सचेंज की बात की जाती है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की बात की जाती है, उसको बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है कि हम इसको बढ़ाएंगे। काइंडली IMF हमारे साथ इस मुआहदे को करे। साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकारी इदारों में इस्लाहात की यकीन दहानी कराई गई है। सरकारी इदारों में इस्लाहात की यकीन दहानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बेतहाशा मुराद दी जाती हैं सरकारी अफसरान को। तनख्वाहें, सैलरीज़, गाड़ियाँ, फ्यूलिंग और इसके अलावा घर की फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और मुफ्त की अगर मुराद को देखा जाए
तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतनी शहाना मुराद अपने इन तमाम सरकारी अफसरों को देना, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल टू द कंट्री। बट स्टिल यहाँ पे सब कुछ दिया जा रहा था। अब IMF, अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो शायद IMF तो पाकिस्तान के साथ एक बड़ा सिंसियर सा एक इदारा नज़र आता है कि जिस तरह से जो बातें IMF करता है कि अपने सरकारी इदारों में इस्लाहात करो, उसकी यकीन दहानी कराई जा रही है। एमएसटी स्कीम्स ना दो, गरीब के लिए भले की को बात करो, शायद ये बातें अवाम के भले की हैं। IMF हमसे ये बातें कर रहा है और हुकूमत भी इस टाइम पे यही चाह रही है। हुकूमत भी अब कह रही है कि हम ये तमाम बातें मानेंगे और यही तमाम अपने स्टेक होल्डर्स, अपने दोस्त ममालिक को जिन्होंने हमें कर्जा देना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, UAE की बात करें, सऊदीया की बात करें, तो वहाँ तमाम साइड से कर्ज़े की रकम रुकी हुई थी, इसीलिए कि जब तक IMF का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं किया जाएगा। IMF का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? क्या IMF का 9th रिव्यू ही कंटिन्यू हो रहा है और 9th रिव्यू सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है, जिसको इसहाक डार साहब ने ख़ुद ही बंद किया था, इंटेंशनली बंद किया था, शायद नहीं लेना चाह रहे थे उसको, जबकि 8वां रिव्यू मिफ्ता इस्माइल साहब ने किया था। इन्हीं की हुकूमत, इन्हीं की पार्टी के एक वज़ीर ख़जाना जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने 8th रिव्यू कंटिन्यू किया, मुश्किल डिसीजंस लिए और कहा कि इट इज़ द ओनली सोल्यूशन टू द कंट्री। डार साहब की सोच कुछ मुख्तलिफ थी, उन्होंने कहा कि ये सोल्यूशन नहीं है इस मुल्क का, बल्कि इस मुल्क का सोल्यूशन ये है कि हर चीज़ को बंद कर दो, महंगाई की पीक पे भी ले आओ लोगों को, भूखे मार दो लोगों को, हर चीज़ को बंद कर दो। क्या ये सोल्यूशन था इस मुल्क का? इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैफुर रहमान साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एहसन महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर अपनी बात का आगाज़ करूँगा डॉक्टर एहसन महमूद साहब से। सर क्या ये IMF का 9th रिव्यू सक्सेसफुली कंटिन्यू कर लिया गया है? यह हुआ क्या है जो IMF से अब हमें $3 अरब मिलने की उम्मीद है, जिसकी पहली किस्त $1.1 बिलियन हमें पाकिस्तान को चंद रोज़ में मौसूल होने की उम्मीद है। कुछ मूडीज़ के भी इस पे जो है अभी रिव्यूज़ आए हैं, मैं उसकी भी बात करूँगा, लेकिन आगाज़ आपसे करूँ सर, क्या ये 9th रिव्यू है जो कंटिन्यू हुआ है पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चट्टा साहब, एक बात तो ये है, अभी आपने कहा कि चंद रोज़ में ये किस्त मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, एक तो ये इन मिड ऑफ जुलाई, इसी महीने में ये एक एग्रीमेंट जो है ना वो मुकम्मल तौर पर साइन होगा। अभी एक स्टाफ लेवल जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होकर उस पर एक साइन हो गए हैं। ठीक है। और दूसरा ये बात ये है कि ये जो मुआहिदा जिसकी बहुत एक खुशियाँ मनाई जा रही हैं जी, दर हकीकत ये SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ठीक, ये असल में इस मुआहिदे की बुनियाद है और ये एक SBA पेमेंट है, जिसे आपने जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें EFF यानी जो एक जो ना एक ये फैसिलिटेटेड एक फंड होता है एक उनका एक जो वो उसको वो ये देने जा रहे हैं। ठीक, तो वो जो होता है ना अमूमन ये रकम IMF ने $3 अरब की रखी होती है जी, और ये 12 माह से लेके 24 माह के अंदर ये रकम जो है ना फराम की जाती है IMF की तरफ से उस मुल्क को कि जिसके पास अब इतना भी मौका या रकम बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए, यानी जिसे हम ज़र मुबादला के ज़खायर कहते हैं, अपने मुल्क को चलाने के लिए उनके पास उतनी भी रकम मौजूद ना हो तो फिर उनको ये SBA अरेंजमेंट के तहत जो है वो एक रकम दी जाती है। और पहली बात तो ये है कि ये मुआहिदा SBA के तहत हुआ है। ठीक, क्योंकि ये 30 जून एक आखिरी दिन था जिसके बाद ये जो हमारा IMF प्रोग्राम था जो कि 8 माह से एक ताख़ीर का शिकार चला रहा था और हमारी तमाम तर जो हुकूमत ने जो इकदाम उठाए थे जिनमें ये था कि GST को 17 से 18 कर दें, वो कर दिया। उसके बाद ये था जी कि इनकम टैक्स की जो शरह जो है वो तनख्वाहदार तबके में बढ़ा दें, वो बढ़ा दी। उस पर था बिजली और गैस की नर्ख बढ़ा दी जाए, इन्होंने बढ़ा दिए। पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, इन्होंने डीजल की कीमत बढ़ा दी। तो वो इस तरह 20 इकदाम हैं जो कि इन्होंने IMF के कहने पर कर डाले और उसका नतीजा जो है ना वो आपने देखा कि मई के महीने में 2023 में ये पाकिस्तान की तारीख में 38% महंगाई जो है ना उसकी शरह रिकॉर्ड हुई। ठीक, और पाकिस्तान को 30 मई को दुनिया के 6ठे नंबर पर आने वाले मुल्क में शामिल कर लिया गया, जिसमें महंगाई या सबसे महंगा मुल्क आप ये कह लें कि दुनिया में 6ठे नंबर पर था और चंद ही मुल्क इसके पीछे थे जो मतलब यहीं से ऊपर थे जो बिल्कुल तबाह हाल मुल्क हैं। तो वो जो है ना उसमें पाकिस्तान का नाम आ गया। तो इसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये IMF की शराइत। और दूसरी बात ये है कि अभी जो इस्लाहात जो IMF ने ये जो कही हैं जो दरकार IMF को जी,
वो दर हकीकत एक तरह से देखा जाए तो वो पाकिस्तान के मफाद में भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जो इस वक्त हमारा तबका इशराफिया या अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं, वो सिर्फ उन इस्लाहात पर जोर दे रहे हैं जो वन साइडेड हैं। वो क्या है, पेट्रोल महंगा होगा तो वो मुझ पर पड़ेगा या आप पर पड़ेगा, बिजली महंगी होगी मुझ पर पड़ेगी या आप पर पड़ेगी, गैस महंगी होगी तो मुझ पर पड़ेगी या आप पर पड़ेगी, अगर जीएसटी लगेगा मुझ पर पड़ेगा या आप पर पड़ेगा। जो तबका इशराफिया आपका है उन्हें तो पहले ही आप सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ को बिल्कुल बिजली फ्री दे रहे हैं, गाड़ियां उनको फ्री दी हुई है सरकारी सतह पर, पेट्रोल भी उनको एक लिमिट होती है, किसी को 100 लीटर, किसी को 200, किसी को 500 लीटर, तो वो पेट्रोल भी आप उनको मुफ्त दे रहे हैं। इस तरह बिजली जो है वो दफातर की फ्री है। तो जब जिस मुल्क में ये सूरत हाल होगी कि उसमें सिर्फ तमाम तर इस्लाहात का वज़न, तमाम तर इस्लाहात का झुकाव और तमाम तर इस्लाहात का सारा बोझ जो है वो सिर्फ आवाम की जानब किया जाए, तो मुझे बताएं कि वहाँ कौन सी इस्लाहात काम कर सकती है, कौन सी बेहतरी आ सकती है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप एक आवाम के लिए जो है ना, आप उनसे जो उनका आखिरी खून का कतरा तक निचोड़ने का आपने बंदोबस्त कर रखा है। आप ये देखें कि अभी 2 दिन कबल जो है वो ईद उल अज़हा थी, और ये पाकिस्तान की तारीख की जो है ना वो सबसे कम खुश ईद उल अज़हा थी। और इसमें जो अभी तक जो टेनरीज वालों की तरफ से जो 30% कम कुर्बानी हुई है सर लास्ट ईयर से। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो 30% कम कुर्बानी, यानी आप अंदाज़ा करें 30% इज़ अ वेरी बिग नंबर सर। नहीं 30% नहीं, 39% है एक्चुअली। ये हाँ, ये 30% एक कल कहीं किसी ने व्हाट्सएप पे चलाया हुआ था, लेकिन आज जो है ना टेनरीज वालों से मेरी खुद बात हुई है और उन्होंने बताया जी कि इस वक्त इस दफ़ा जो है ना 39% उसकी शरह कम रही है कुर्बानी की। और वो क्यों कम रही है आप उसमें देखें तो कुव्वतें खरीदनी थी। दूसरा हमारे यहाँ जो है ना वो तरजीहात ही गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल में हमारी हुकूमत की रही ही नहीं है कि वो मुल्की मैशियत पर, मुल्की लाइफ स्टॉक पर, ज़राअत पर और मुख्तलिफ मामलात पर तवज्जो दे, बल्कि सारी तमाम तर तवज्जो तो सियासी रसाकशी पर रही है, सियासी अदम इस्तेकाम पर रही है, सारी तवज्जो तो उस तरफ रही है, किसी को गिरफ्तार करने और किसी को पकड़ने और किसी को नाअहल करने पर रही है। तो अब जब सूरत हाल ये होगी तो मुझे बताएं कि जो IMF की जो इस्लाहत हैं, जब हम उसको 24 माह में या आइंदा 10 माह में किसी तरह भी नाफज करने का मंसूबा नहीं रखते, उसमें मैं 3 चीज़ें आपको बताता हूँ जो सबसे जिस पे ज़्यादा जोर दिया IMF ने। उसमें नंबर 1 ये है टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स बेस में इजाफा करना। उसके बाद आपका जो एक सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करना। तीसरा इदारा जाती इस्लाहत है। वो कहते हैं जी कि आपके इदारे में आप जहाँ हर काम आपका रिश्वत देकर होगा, आपका हर काम सिफारिश के साथ होगा, आपका हर NOC सिफारिश या रिश्वत से मिलेगा, आपकी सनतें जो है उनको चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए कारोबारी हजरात को हमेशा अपनी एक रकम मुख्तस करना पड़ेगी सरकारी इदारों से काम लेने के लिए, तो वो मुल्क मुआशी तौर पर कैसे तरक्की कर सकता है। तो ये 3 से 4 बड़े निकात हैं कि जो वो चाहते हैं, और ये एक बुनियादी तौर पर ये आम आदमी मफाद में है। और सबसे जो अहम बात जो है वो हमारे ना वजीर ख़जाना उसका जिक्र करते हैं, ना हमारे वजीर आज़म उसका जिक्र करते हैं। IMF का ये बहुत बड़ा मुतालबा है कि जो सरकारी अखराजात हैं हमारे वो कम किए जाएं। चट्टा साहब, सूरत हाल ये पहुंच चुकी है कि हम मराद पर मराद का ऐलान करते चले जा रहे हैं। हम पार्लियामेंटेरियंस को हवाई जहाज के टिकट्स फ्री देते हैं सालाना, उन्हें हम जो है ना वो वाचर्स देते हैं मुख्तलिफ पेट्रोल के, हम उन्हें हज पर मुफ्त वहाँ पर भिजवाते हैं, हम उनको उम्रे मुफ्त करवाते हैं, हम उनके लंचेस, डिनर्स और उनके जो है ना किस किस्म के पता नहीं किस किस्म के तवाम है जो उनके लिए हम उनके क़याम तवाम का मुफ्त बंदोबस्त करते हैं। बिल्कुल। अब बात यह है कि वो मुल्क जो IMF के आगे घुटने टेक चुका है, जिसको IMF ने 8 माह अपना जो है वो पूरा प्रोग्राम करने नहीं दिया, और एक दिन बचा हुआ था तो SPA अरेंजमेंट के तहत EFF से उसने उसको रकम देने का वादा किया है और एग्रीमेंट किया है। वो जो है वो किस तरह इसको मुमकिन होगा कि इसको, दूसरा ये बात ही होती है जो EFF की रकम होती है ना, बुनियादी तौर पे इसमें ये होता है, दुनिया में ये तासुर है जिन 6 से 7 ममालिक को उन्होंने दी है पहले, ये उसमें ये होता है कि उन्होंने बैरूनी फाइनेंसिंग और ख़ास तौर पे जो आपके कर्जे आप अदा करने को, पाकिस्तान ने जो है ना $2 अरब अभी 2 से 2.5 माह में अदा भी करना है, तो वो जो है वो उन उसके लिए होता है कि उसको दिया जाए। तीसरी एक बात जिसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा, कि हमें इस प्रोग्राम की क्यों ज़रूरत थी। सर $2 अरब क्या हमने IMF के ही अदा करने? नहीं, नॉट ओनली IMF, हमने अब देखें हमने
बहुत सारे ममालिक से हमने कर्ज, दोस्त ममालिक हैं उनसे हमने कर्ज लिए होते हैं, यहाँ हम उन्हें रीशेड्यूल करते हैं या उन्हें वापस करते हैं और फिर यहाँ एडजस्ट। चाइना का जो चाइना है, यूएई है, सऊदी अरब है, इवन मलेशिया है, इवन तो तुर्की है, कुछ ना कुछ। ये नहीं होता कि अरब डॉलर, लेकिन इसका मतलब ये कि $1 मिलियन $2 मिलियन स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, फिर ये तो मतलब हमारे लिए मजीद जो है वो शर्मिंदगी का बायस और मजीद सिचुएशन ऑड की तरफ एक्चुअली जा रहा है कि जिस तरह से हम सोच रहे थे अगर 9th रिव्यू कंटिन्यू हो रहा है तो फिर तो ये खुशखबरी थी अवाम के लिए, चाहे कर्जा था, खुशखबरी तो फिर भी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट को पॉजिटिविटी कुछ नजर आनी थी। स्टैंड बाय एग्रीमेंट तो इसका मतलब है दैट इट इज द लाइफ सेविंग टू द कंट्री। यस एग्जैक्टली। लेकिन चट्टा साहब यहाँ एक और बड़ी जो है ना अलमनाक बात है कि ये देखें कि ये जुबानी तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये ना होता तो प्लान बी था हमारे पास जी। वो भाई वो प्लान बी है कि इधर किसी को दिखा भी दें, वो कोई इतना कोई एटॉमिक प्लान तो नहीं है कि जो खुफिया जिसको रखा जाएगा या कोई जिसका किसी को पता चल जाएगा। दुनिया इकोनॉमी में कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, आपके पास कौन सा प्लान बी है जो दिखाने से आप कासर हैं। इसके अलावा एक और बात जो लम्हे फिक्री है हमारे लिए बतौर कौम जी, वो ये है चट्टा साहब कि आप ये देखें कि ये लोन तो आपने ले लिया, 12 माह से 24 माह में आपको $3 अरब मिल भी गए, ये आपने कुछ कर्ज भी अदा कर दिए, कुछ ज़र मुबादला का लेवल आपका इस कदर बेहतर हुआ कि 2 या 3 रुपए डॉलर को भी फर्क पड़ गया, वो कदमे रुपए की बेहतर हो सकेगी। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि आपके पास अब प्लान कौन सा है जिससे आप ज़र मुबादला के ज़खायर भी ला सकें, जिससे आप वो जो 2021 में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $30 अरब भिजवाए थे, आप दोबारा 2023 में के एंड में आपको पता लगे कि आपको फिर $30 अरब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं। आपके पास कौन सा प्लान है कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपको वो $30 अरब भिजवा दे दोबारा? और उसके अलावा आपके पास कौन सा प्लान है कि आप बैरूनी सरमायाकारी भी ले सकें? उसके बाद आपके पास कौन सा प्लान है कि जो आप हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 40% बंद हुई पड़ी है, लूमे फैसलाबाद में बंद हुई पड़ी है, प्रॉपर्टी का कारोबार चल नहीं रहा, कंस्ट्रक्शन रेट्स जो हैं वो 100 गुना बढ़ गए हैं, वो काम भी स्लो डाउन हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि जो अगर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चल रही, रियल एस्टेट नहीं चल रहा, टेक्सटाइल नहीं चल रही, एग्रीकल्चर की जो उसकी जो पैदावार है वो कम हुई है, मुझे बताएं आपके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है और वो कहाँ छुपाया हुआ है कि जो आपके ज़रा मुबादला के ज़खायर दोबारा 20-25 अरब डॉलर तक ले जाएगा। $24 अरब थे 2021 में हमारे पास ज़रा मुबादला के ज़खायर, और आज हम $3 अरब में बैठे हुए हैं। और उसके बाद हमारे दुश्मन की सूरत हाल ये है जिसमें मेरा दिल भी रोता है चड्डा साहब कि $586 अरब इंडिया, उसका जो इंडिया जैसा मुल्क जहां ना किसी इंसान को पनाह है, गुर्बत बेइंतहा है, वहां ना कोई दीन है ना मजहब है, वो लोग $586 अरब से पहुंचे हुए हैं। और हमारे सूरत हाल ये है कि हमारे पास $3 अरब है। और दूसरा वो मोदी जो है वो भी पिछले हफ्ते ही, हम इंतहाई शर्मनाक है पाकिस्तानी अरबाब अख्तियार के लिए कि वो बैठा हुआ दुनिया की टॉप 40 जो उसकी दुनिया की जो टॉप 40 कंपनीज है उसके साथ, उनके हेड्स, उनके सीईओ के साथ बैठकर वहां पर वो कर रहा है, मीटिंग कर रहा है कि जी आइंदा आपने ये किस तरह $500 अरब मजीद इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाना है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम ये SBA पे बगले बजा रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि हमने ये कर दी है जी, हमने एक जो है ना ये जो एक $3 अरब वो भी जो 24 माह में मिलना है हमें, हम उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। और दूसरी जानिब हमारे आम आदमी की सूरत हाल ये है कि ना उसके पास कुर्बानी के पैसे हैं, ना वो ईद की खुशियाँ मना सकता है, कपड़े की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कोई ख़रीदार नहीं है वहाँ पर, जूतियों की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कोई ख़रीदार नहीं है वहाँ पर, लोग सिर्फ अपनी ग्रॉसरी पूरी करने में लगे हुए हैं किसी तरह। बिजली के बिल जो है वो कई गुना बढ़ चुके हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, गैस के नर्ख बढ़ चुके हैं। आप बताएं कि आम आदमी जाएगा तो किधर जाएगा? दूसरी ये बात देखें कि जो मौसम की शिद्दत है, और ये भी एक IMF का मुतालबा है तवानाई इस्लाहात। IMF ने एक कैटेगोरिकली इस बात पर कोई 2 दफ़ा ये बहुत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि आप अपनी एनर्जी पॉलिसी को रिव्यू करें, आप अपनी IPPs के साथ अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, आप अपना जो आपकी एनर्जी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप जो है ना वो रीबिल्ड करें, रिकंस्ट्रक्ट करें। तो क्या पॉलिसी है आपके पास? सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि XCL और SDO जो है यही मालिक को कुल मुख्तार हैं, यही बिजली चोरी करवाएंगे, यही बिजली फराहम करेंगे और 6-6, 7-7 घंटे। आज यकीन करें मैंने 4 बड़े
टीवी चैनल्स के जो टिकर्स देखे, उनमें टिकर्स में ये था कि 6 घंटे देहातों में पंजाब में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया, और जो और सब छोटे इलाके हैं बिल्कुल देहातों से भी परे, उनमें 8 घंटे लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया। और जो 8 घंटे बढ़ गया है, यानी सोचेंगे, यानी आप ये बताएं कि जहां 8 घंटे बिजली ही नहीं होगी उस इंसान ने आज के दौर में, 8 घंटे तो बता रहे हैं, होने में तो शायद 16 घंटे वहां पे। तो फिर आप मुझे बताएं कि वहाँ इंटरनेट, जहाँ बिजली नहीं होगी वहाँ इंटरनेट नहीं होगा, वहाँ बुनियादी साहब सहूलियत गांव में नहीं होगी। इंटरनेट भी नहीं होगा, बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस पहले ही नहीं मिल रही, गर्मियों में लोड शेडिंग का तस्वुर ही नहीं था इस मुल्क के अंदर, अब तो गर्मियों में भी लोड शेडिंग होती है। कुर्बानी 39% कम हो गई है इस बार, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। हुकूमत यहाँ पे कह रही है आप खुशियाँ मनाएं कि हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया है। मूडीज़ अभी भी, आपको मैं अगर मूडीज़ की थोड़ी सी रिपोर्ट शेयर कर दूँ तो उसने ये कहा है, यानी उसने ये कहा है कि यकीन से नहीं कहा जा सकता कि IMF की जो फाइनेंसिंग है, जो पाकिस्तान में फंडिंग का जो हसूल का रास्ता है हमवार होगा, ये कोई यकीन दहानी नहीं करा, यकीन से नहीं कहा जा सकता। उसकी गुंजाइश से उसने ये कहा कि मामूली सी बेहतरी ज़रूर हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये 3 अरब डॉलर की जो फंडिंग पाकिस्तान हासिल करना चाहता है, वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF के 3 अरब डॉलर फंडिंग हासिल कर लेगा, ये मूडीज़ कह रहे हैं। यानी जिस चीज़ के शामियाने, जिस चीज़ की खुशखबरियाँ दी जा रही हैं, उस पर भी मूडीज़ की रिपोर्ट ये आई है। और मूडीज़ वो इदारा है, अगर मैं मूडीज़ की बात करूँ तो मईशतों की दर्जाबंदी करने वाला आलमी इदारा है ये, यानी दुनिया की तमाम मईशतों की दर्जाबंदी करता है और बताता है कौन किस रैंकिंग लेवल के ऊपर है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। ये रैंकिंग करने वाले इदारे की ये रिपोर्ट है कि पता नहीं, वसूख से नहीं कहा जा सकता कि IMF की 3 अरब डॉलर पाकिस्तान ये फंडिंग हासिल कर लेगा कि नहीं कर लेगा। सैफ खान साहब, क्या हालात है सर? मैं ये समझता हूँ कि जो IMF से इन्होंने लोन लिया है, अभी लिया नहीं है सर, अभी तो बात की है सिर्फ, अभी मिला नहीं है। जो ये लेना चाह रहे हैं जी, जो इन्हें किस सूरत में 1.1 जो है ना वो अरब डॉलर जो है ना वो मिलेगा अभी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी डिबेट में ये बात कही कि सोना सस्ता हो गया जी। स्टॉक मार्केट को बढ़ गई, मार्केट बड़ी जंप कर गई है और बड़ी जंप कर गई। लेकिन सर बात है कि इससे जो है ना वो पब्लिक को लेना देना कोई नहीं है। आप IMF से लोन ले रहे हैं, आपने एज ए लोन लिया, आपने इंटरेस्ट की सूरत में वापस भी करना है। ठीक, PTI गवर्नमेंट जो है ना उसने 26 अरब डॉलर जो है ना वो उन्होंने वापस किए थे लोन की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में। 36 अरब पेड के 36 अरब। 36। मेरा मकसद लेकिन लोन सबसे ज़्यादा लिया भी उसी हुकूमत ने था। PTI की गवर्नमेंट की बात करें तो 52 अरब डॉलर का लोन भी लिया था उन्होंने सर। 52 अरब डॉलर का लोन लिया 4 साल में। 36 का जो ना उन्होंने वापस भी किया, 36.5 वापस किया। अब जो आपने 3 अरब का लोन लिया है, मेरा सवाल ये है सर, लेना है अभी मिलना है, मेरा सवाल ये है कि गुर्बत के लिए आप क्या कर रहे हैं? गुर्बत के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी गवर्नमेंट ये कर रही है कि तमाम की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप इंक्वायरी कर लें, आप पूछ लें। आपने जो आज की जो पहली तारीख जो है ना आई है, इस पे आपने सब्सिडी बिजली की ख़त्म कर दी। जैसे ही आपने बिजली की सब्सिडी ख़त्म की, फौरी तौर पे जो मालिक है उसका 2 करोड़ रुपए पर डे एक्सपेंडिचर बढ़ गए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नंबर 2 बात जो है ना वो ये है कि आपने आज से 2022 में जो गैस का रेट था वो 800 या 900 रुपए MMBTU था, आपने माशाल्लाह कर दिया 3500 रुपए MMBTU। 12,000 रुपए, 12,000 रुपए में 1 टन स्टीम बनती है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप जो हैं पावर के मिनिस्टर हैं, आप कम अज कम इस बात पे गौर करें कि तमाम की तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री, बिजनेस फ्लॉप हो गया जी। आपने सिर्फ बिजली के रेट बढ़ने की वजह से, गैस के रेट बढ़ने की वजह से, आपके वालिद जो हैं गुलाम दस्तगीर खान जो हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा भी ताल्लुक जो है ना वो गुजरांवाला से है जी। आपने सर जो है ना मतलब ये आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको नहीं पता कि मुल्क के साथ, गरीबों के साथ क्या हो रहा है जी। 5 लाख लोग जो है ना वो बेरोजगार हो गए।
वो अपने घरों में बेचारे बैठ के, उनके बच्चे दर बदर, उनकी बीवियां दर बदर, उनके जो ना एजुकेशन तबाह। आप जो है ना सर, मतलब कम से कम इन बातों पे गौर करें। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना, ये सॉर्ट ऑफ ऑनर है माशाल्लाह। इनके वालिद जो हैं एक मजहबी घराने से इनका ताल्लुक है, दीनदार इनका खानदान है, दीनदार ये लोग हैं। किसका सर? ये खुर्रम दस्तगीर का आप बता रहे हैं? नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की। आप जी मेरी सर बात सुनिए। आप जो है ना, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ने आपको ताकत से नवाजा हुआ है। ये जो हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस हैं, इन्हें गुर्बत से कोई लेन देन नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे IMF जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, यानी पाकिस्तान का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF के साथ हो रहा है, ये तो एक बड़ी बुरी खबर है मुल्क के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। क्योंकि अगर तमाम स्टैट्स देखे जाएँ, इस टाइम मुल्क की सिचुएशन, हालात को देखा जाए, जिस तरह डॉक्टर एहसन साहब बता रहे थे, 39% इस बार कुर्बानी कम हुई है। मुल्क की हालात ये हैं कि शायद गरीब आदमी या मिडिल क्लास जो एक तबका होता था वो शायद ख़त्म हो रहा है और हो चुका है। अगर ये 39% कुर्बानी नहीं हुई तो शायद ये वही 39% तबका था जो बड़ी मुश्किल से कुर्बानी करता था इन पैसों पे। लेकिन आज हालात ये हैं कि इंसान अपने घर बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस देगा, खाएगा कहाँ से, रहेगा कहाँ से, और अगर किराए का घर है किधर से ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करेगा। इन हालात का हुक्मरानों को फ़िक्र नहीं होती। अगर फ़िक्र हो, इनमें थोड़ा सा भी ज़मीर हो, तो मेरा ख्याल है शायद ये हुक्मरान इस्तीफ़ा दे दें या इस हुक्मरानी पे लानत बेच के घर चले जाएं कि इस अवाम के साथ कर क्या रहे हैं हम। ये अवाम किस तरह से तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रही होगी, लोग कैसे जी रहे होंगे यहाँ पे। एक लम्हे के लिए भी अगर किसी हुक्मरान को सोच आ जाए तो मेरा ख्याल है वो शायद इस मुल्क पे हुक्मरानी ना करे, बल्कि इस्तीफ़ा दे और कहेगा कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये लोगों में शायद ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ज़मीर हो तो इस मुल्क में गरीबों का ये हाल ना हो। यहाँ पे तो लूट मार का बाजार गर्म है। शायद खान अब्बासी साहब अपने मुंह से कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर 88 अरब का प्रोजेक्ट है, 22 अरब रुपया खाया गया, यानी 25% स्ट्रेट पैसे खाए जाते हैं, अरबों रुपए की करप्शन की जाती है। ये एक साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क का बता रहा है आपको। इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए? शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उन्हीं की हुकूमत, उन्हीं की पार्टी बरसर इक़्तिदार है आज। और अगर बरसर इक़्तिदार होते हुए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए शाहिद खान अब्बासी साहब इंकशाफात कर रहे हैं तो वो सच बोल रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। अपोजिशन में नहीं बैठे हुए थे, वो उन्हीं की पार्टी हुकूमत में बैठी हुई थी। और तब वो बता रहे हैं कि 25% वो पैसे हैं जो शख्स खुद इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, वो कह रहा है कि 25% पैसे हर प्रोजेक्ट के अंदर से स्ट्रेट खाए जाते हैं। गरीब क्यों ना मरेगा यहाँ पे? 39% कुर्बानी कैसे कम नहीं होगी? यहाँ पे क्या हालात होंगे इस मुल्क के अंदर? ये जो IMF के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जिस पे मोडीज़ अभी भी कह रहा है पता नहीं पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं, हालात ये हैं। पता नहीं किस तरह से मतलब क्या जिक्र यहाँ करना चाहिए कि किस किस मुल्क की मिन्नतें करके क्या कुछ कर रही है हुकूमत। शायद हम गरीबों के लिए, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली की बात करें, जरदारी फैमिली की बात करें, इनके पास तो अरबों खरबों रुपए हैं। इसहाक डार साहब की बात करें तो टावर्स हैं दुबई के अंदर, उनकी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी शो के अंदर आए हुए गेस्ट ने हमें बताया था कि इसहाक डार साहब के दुबई के अंदर बाकायदा टावर्स मौजूद हैं वज़ीर ख़जाना के, जिसको शायद वो इतराफ़ कभी नहीं करते। हार्ट टॉक पे बैठ के कुछ और फरमाते हैं, दुनिया को कुछ और कहते हैं। न जाने कैसे, किस तरह से, किस ज़मीर से कैसे ये बातें कर लेते हैं। इस मुल्क में गरीब को मार रहे हैं लेकिन इसका इतराफ़ भी नहीं करते। डॉक्टर एहसन महमूद साहब, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया सर, अवाम को खुशखबरी दी जा रही है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अवाम को कहा जा रहा है कि खुशखबरी मनाएं आप। और इस खुशखबरी के साथ ये भी नवीद सुना दी गई है, गैस डबल हो जाएगी, बिजली के ऊपर 3.5 रुपये यूनिट मज़ीद महंगी हो जाएंगे, हर चीज़ मज़ीद महंगी हो जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब आके आज फरमा रहे हैं कि मुबारक हो आपको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सर ये जो स्टॉक एक्सचेंज की एक कहानी घड़ी जा रही है शायद अपने आप को कवर अप करने के लिए, ये क्या है कि 100 इंडेक्स एकदम से जंप कर गया और ताजरों का बड़ा एतमाद बहाल हो गया है और इस मुल्क के अंदर ताजर बरादरी जो है उसने एकदम बूस्ट पकड़ लिया है। क्या है सर ये, ज़रा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं आपको ना ये आपके सवाल में कुछ सवालात करना चाहता हूँ उसके जवाब में। जी प्लीज़। एक तो ये बताया जाए कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनका एतमाद क्यों खो दिया है? बिल्कुल खो दिया सर। क्यों नहीं ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पर एतमाद कर रहे हैं, क्यों नहीं ये जब बाहर के ममालिक में जा रहे हैं हमारे हुक्मरान
तो इनको पजीराई मिलने की बजाय जो इनके साथ हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है आजकल। आजकल तो कोई चीज़ छुपी हुई रहती नहीं है। एयरपोर्ट्स पे डॉक्टर साहब के साथ क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है जी। दूसरी बात ये है कि एक हमारा रोशनल डिजिटल अकाउंट खुला था हमारा एक, ठीक है, वो कहाँ गया हुआ है? वो एक ओवरसीज़ की रकूमात, डॉलर्स, पाउंड, रियाल सब उसमें जमा हो रहे थे। मुझे बताएं कि वो किधर चला गया, वो क्यों? उसकी नाकामी की जिम्मेदारी, एक कामयाब तरीन रोशन डिजिटल अकाउंट की नाकामी की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत को देना चाहिए और उस एस्टेब्लिशमेंट को भी देना चाहिए जो बिठाकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनको, कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पर एतमाद करना छोड़ गए हैं, क्यों मौजूदा हालात की वजह से जो है रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आना बंद हो गए हैं। वो दर हकीकत एक बहुत बड़ा एक मंसूबा था रोशन डिजिटल अकाउंट कि आप जो ज़र मुबादला के जो ज़खायर उसका रोना रो रहे हैं वो आई गेस रिकॉर्ड उसमें जो है बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई थी, फॉरेनर्स का पैसा आया था रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर और उसके थ्रू आपको सब्सिडीज़ मिल रही थी यहाँ पे। यानी अगर उस एप्लीकेशन को देखें तो उसके थ्रू आपको पॉइंट्स मिलते थे, यानी इट वाज समहाउ 1% ऑफ जितनी भी आप वहाँ बाहर से अपनी रेमिटेंस भेजेंगे उसके ऊपर आपको 1% जो है यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे जो आप डिफरेंट जगहों पे अवेल कर सकते हैं। सो तमाम ओवरसीज़ बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे थे और अपने तमाम पैसा इसी के थ्रू भेज रहे थे, लेकिन अब तो वो ऑब्सोलीट होती नजर आ रही है रोशन। बहुत से चट्टा साहब बहुत से इंसेंटिव थे इसके अलावा भी जी। इसके अलावा ओवरसीज़ फोरम जो है उनको डेवलप कर लिया गया था जो लोगों की यहाँ हेल्प कर रहे थे, और जो ओवरसीज कंप्लेंट चैनल है उसको डेवलप कर लिया। सर आपके हुक्मरान तो खुद ओवरसीज हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब का घर भी लंदन में मौजूद है, ये सारी फैमिली भी बाहर बैठी है, तो ये क्यों नहीं ओवरसीज के लिए सर बेहतर कर रहे हैं? देखें चट्टा साहब, ये तो देखें एक दो अमली की एक बेइंतहा बुरी मिसाल है जी कि हमारे जजेस और हमारे जर्नैल जो रिटायर हैं, जो चीफ जस्टिस रिटायर हैं, आप उनमें तलाश तो करें उनमें से कितने लोग पाकिस्तान ठहरे हुए हैं। सारे लोग बाहर चले गए हैं विद फैमिलीज। ये तो कोई बात ना हुई कि जिस मुल्क ने आपको परवान चढ़ा के चीफ जस्टिस या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ तक के ओहदे पर पहुंचाया, आप उस मुल्क में रहना भी गवारा नहीं कर रहे। क्या भारत में ऐसा हो रहा है? क्या श्रीलंका में ऐसा हो रहा है? क्या बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है? सब लोग अपने अपने ममालिक में ठहरते हैं। हमारे अजीब एक रवायत चल पड़ी है कि जो भी शख्स है जब वो इंतहाई मफाद हासिल कर लेता है और तो वो फुर से उड़ के जो है वो कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूके, इन चार जगहों में कहीं ना कहीं जाकर बस जाता है। तो जब आपका इंटरेस्ट ये होगा मुल्क के साथ, आपका मुल्क के साथ लगाव ये होगा, आपके मुल्क के साथ दिलचस्पी की सतह ये होगी कि आपने और आपके अहले खाना ने वहाँ नहीं रहना, तो मुझे बताएं कि वहाँ जो बेहतरी के आवाम तो कभी बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब आपकी इंटेंशन नहीं है, आपका स्टेक ही नहीं है, आपकी इंटेंशन ही नहीं है, तो आप क्या बेहतरी करेंगे? सैफ खान साहब, आई हैव लास्ट फ्यू मिनट्स सर, योर कमेंट ऑन दैट प्लीज। मैं अर्ज़ कर रहा था खुर्रम दस्तगीर खान साहब से जी जी कि आप पावर के मिनिस्टर हैं, चाहे टेनरीज की इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे घरों में कोई बनी हुई इंडस्ट्री हैं, स्पोर्ट्स की हैं, सब कुछ है जी। जब तक आप बिजली और गैस के निरख कम नहीं करेंगे उस वक्त तक गुर्बत जो है ना पाकिस्तान में बढ़ती की बढ़ती चली जाएगी। गवर्नमेंट का जो क्लर्क भी है उसकी भी तनख्वाह जो है ना तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार रुपये तक होती है। लेकिन कोई बंदा जो है गवर्नमेंट का, कोई अथॉरिटी, कोई पावर मजदूरों के बारे में सोच ही नहीं रहा। जो 70% लोग हैं जिनकी आमदनी जो है वो 25,000 रुपये से ऊपर नहीं है, इसलिए उनकी ऊपर नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री में फ़ायदा ही इतना होता है। और अब जो है आपने जो नया काम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है कि आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आपने बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी जी, आपने गैस के रेट अप कर दिए। उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है ना आज में मेरे इल्म के मुताबिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 4 या 5-6 इंडस्ट्री बंद हो गई है। स्पिनिंग बंद हो गई, वीविंग बंद हो गई, स्पोर्ट्स जो है ना वो भी डाउन आ गया। और जो ना 70% जो लोग हैं उनकी शरह गुर्बत जो है वो और बेचारों की ना बढ़ गई। मुझे बताएं, जिस आदमी की तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये है, क्या वो इस ज़माने में गुजारा कर सकता है? सर ने ये बात की है कि जी फलां मुल्क से पैसा आ रहा है,
सोने की कीमत बढ़ गई, सोने की कीमत कम हो गई। जी। अल्लाह के बंदो, कम से कम ये तो तुम करो कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम की पे है, लोअर कैटेगरी में भी किसी चपरासी की भी पे है, उतनी जो है ना गरीब आदमी की भी मतलब बार कर दो। कोई ऐसा भी ऑर्डर निकाल दो, इम्प्लीमेंटेशन मतलब बार कराओ। जी। ये तब आप कर सकते हैं जब आप गैस और बिजली जब आप गैस और बिजली के नर्ख कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, इंडस्ट्री मजीद 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 तबाह हो जाएगी। सर डॉक्टर एस एम महमूद साहब। चट्टा साहब, मैं आखिरी बात ये कहना चाहता जी, हूँ प्लीज। कि अब इन सारे मामला का हमें देखना चाहिए कि हल क्या है। चट्टा साहब, एक ही हल बाकी बचा है, वो है मेड इन पाकिस्तान। अगर हुकूमत संजीदा है इसके ऊपर, मेड इन पाकिस्तान के अलावा कपड़ा किसी को पहन ना खुद पहने ना किसी को पहनने दें। मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाए, मेड इन पाकिस्तान मोबाइल पहनते हैं, उससे नीचे तो पहनते नहीं है, किधर से मेड इन पाकिस्तान पहने? सर हल है ना, हल पेश कर, हम तो तजवीज़ दे सकते हैं ना सर। जी। खुद भी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी इस्तेमाल करें, लोगों को भी गाड़ी मेड इन पाकिस्तान बना कर दें, मेड इन पाकिस्तान मोबाइल बनाएं, मेड इन पाकिस्तान मोटर बाइक बनाएं, मेड इन पाकिस्तान साइकिल बनाएं। सब कुछ इस मुल्क में तैयार हो सकता है। और इम्पोर्टेड चीजें बैन कर दी जाएं। जी, इम्पोर्टेड चीजें बैन कर दी जाएं। नहीं, उसको बैन, देखें जुखाम माल है वो आप बैन ना करें बनाने के लिए, ठीक। लेकिन ये है कि आप जो आपकी वैल्यू एडिड मसनूआत हैं जो बाहर से आप दरामद कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसको कंप्लीट बैन करें और पाकिस्तान का एक ही नारा लगवाएं, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। इसके बगैर पाकिस्तान की बका मुमकिन नहीं रही है। हमें कपड़े से लेके, जूती से लेके, अद्वियात से लेके, खाने पीने की अशिया से लेके अपना तमाम खुद कफील होना होगा, खुद कफालत की तरफ बढ़ना होगा। और हर चीज़ देखें, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब ऊपर वाले लोग मेड इन पाकिस्तान चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान का खाएंगे, पाकिस्तान से इलाज करवाएंगे, पाकिस्तान में बच्चे पढ़वाएंगे, पाकिस्तान का बना हुआ मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के बने हुए लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, तो आप यकीन करें कि ये मुल्क जो है, कोई ये नहीं कि कोई 10-20 साल, ये चंद महीनों चंद सालों में इस मुल्क की काया पलट सकती है। सर ये आपकी बात को सेकंड करता हूँ, लेकिन अभी जो इन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया है उसके तहत इंपोर्ट इन्होंने ओपन कर दी है। वही जो मेकअप का सामान, वही टॉफियाँ, वही बातें जो है ना अब इन्होंने ओपन करनी है। ये बाउंड है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सर बाउंड तो है, प्रोग्राम का वक्त ओपन खत्म हो गया। वही पैसा जो ले रहे हैं वो मुल्क से दोबारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और डॉक्टर एस एम महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जो तजवीज़ दी हैं डॉक्टर एस एम महमूद साहब ने, जो बातें की हैं, अगर हुक्मरान बातों मान लें तो इस मुल्क के अंदर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन हुक्मरानों की नीयत ही ठीक नहीं है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बाहर है, इनका सब कुछ बाहर है। कैसे इस मुल्क में किसी की बेहतरी चाह सकते हैं? आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।